चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो चैप्टर 1 पढ़ रहे थे उसका पार्ट 2 का कहानी पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए, केमिस्ट्री का हम आप लोग को बेसिक भी बता दिए थे, यहाँ पर भी हम आप लोग को बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से क्लास करिएगा। आज हम पीछे के क्लास में बता दिए थे रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, जो मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। हम आते हैं इसमें, आज हमारा है पढ़ना रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, ठीक है। यानी रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या विशेषता, यानी हम लोग इन शॉर्ट बोले तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या होता है। चलिए चीज़ों को समझते हैं। पहला चीज़ यही है सर, पहला चीज़ होता है सर जिसको हम लोग कहते हैं गैस की उत्पत्ति। क्या बोला जाता है? गैस की उत्पत्ति बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए इस चीज़ को ज़रा समझ लेते हैं। गैस की उत्पत्ति, पहला जो हमारा होता है गैस की उत्पत्ति। देखिए, गैस की उत्पत्ति होता है तो कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया होते हैं जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस है जो मुक्त हो जाते हैं। समझिएगा, कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होते हैं जिसके फलस्वरूप गैस उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? गैस उत्पन्न होता है, गैस उत्पन्न होता है, ठीक है ना। जैसे में एग्जाम्पल हम आप लोग को ये कर समझाएं, तो देखिए, जब क्या उतना बड़ा रिएक्शन का है, छोटा सा ये जो ना कि जिंक को जब रिएक्शन कराते हैं, किससे? जिंक को जब रिएक्शन कराते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल से, सल्फ्यूरिक अम्ल से, सल्फ्यूरिक अम्ल, देखना। तो रिएक्शन के बाद यानी अभिक्रिया के बाद हम लोग का क्या बनता है? अभिक्रिया के बाद हम लोग का बनता है जिंक सल्फाइड। क्या बनता है? जिंक सल्फाइड प्लस में हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। क्या हुआ जी? हाइड्रोजन गैस, क्या दोनों मार खा जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। दूसरा चीज़ हम लोग देखें कि सर यदि हम लोग सोडियम का रिएक्शन करा देते हैं या ऐसा कोई भी और भी रिएक्शन आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हम लोग आते हैं सर, क्या सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्या बैटरी वाले एसिड को सल्फ्यूरिक अम्ल हम लोग कहते हैं। बैटरी में जो एसिड रहता है ना, हम उसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। हाँ, बैटरी डाइल्यूट रहता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा तनु रहता है, पानी की मात्रा उसमें बहुत अधिक है। क्या है? जलीय विलयन है और बहुत ही तनु होता है। विलयन में आप लोगों को पढ़ाए थे तनु और सांद्र, नहीं पढ़ाए थे, ठीक है, हमें बताएंगे। तो बहुत ज़्यादा तनु विलयन होता है, उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। किसी विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को उस विलयन का सांद्रण कहा जाता है। जैसे कि 1 गिलास पानी है, उसमें 2 चम्मच चीनी डालते हैं तो उसका सांद्रण कम है, उसमें 4 चम्मच चीनी डाल देते हैं तो उसका सांद्रण ज़्यादा है, ठीक। सांद्रण के बारे में पढ़ना अभी तो नहीं है, चलो ठीक है, जब होगा 9th क्लास में साथ था शायद तुम। अब आते हैं हम लोग गैस की उत्पत्ति, तो हो गया पहला विशेषता। दूसरा है बाबू अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना, अवक्षेप माने समझना, अवक्षेप का बनना। देखो अवक्षेप कैसे बनता है सर? तो अवक्षेप बनता है जैसे कि हम 2 रिएक्शन किए, रिएक्शन के दौरान यानी रिएक्शन के बाद कुछ ऐसा चीज बच गया, क्या? हाँ, पहली बात नहीं बोई गई थी तो पूछ लिया करो, प्रिसिपिटेट। अब तुम गई थी बोले ना, तो हमको भी गई थी, ध्यान आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि अवक्षेप का बनना, यानी कि जब वो नहीं घुल पाता है कुछ ऐसे पदार्थ,
तो प्रिसिपिटेट बन जाता है, यानी अपक्षेप बन जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं, देखिए कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में, रासायनिक अभिक्रियाओं में आघूर्णनशील पदार्थ का निर्माण होता है। पदार्थ का निर्माण होता है जो विलयन से पृथक होकर, जो विलयन से पृथक होकर नीचे बैठ जाता है। नीचे बैठ जाता है। नीचे क्या होता है सर? बैठ जाता है। इसे अपक्षेप कहते हैं। इसे अपक्षेप कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपक्षेप। ठीक है। अब अपक्षेप कैसे बनता है सर? जैसे देखो यहाँ हम केमिकल रिएक्शन तो अभी लिखना नहीं चाहते हैं, चलो कोई बात नहीं। जिंक है यहाँ पर, मेरे हिसाब से एक जिंक हम गलती लिख दिए हैं, सुधार लीजिएगा। यहाँ पर जिंक है, इसका अभिक्रिया करा दो तुम किससे? कॉपर सल्फेट से। कॉपर सल्फेट, ठीक, कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करा। अब देखो ये तो केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप क्या बनता है, ये तो मतलब रिएक्शन है ना, इसमें आपको ये नहीं पता हो सकता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, अनुमान नहीं लगा सकते। ऐसे कुछ हद तक आगे हायर क्लास पढ़ोगे तो नॉलेज हो जाएगा। जब जिंक को कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक है जो ज़्यादा क्रियाशील है। ठीक है, मेरी बातों को सुनिएगा, ठीक है, कहीं छापने का कोशिश मत करिएगा। जिंक है जो अधिक क्रियाशील है, किससे? कॉपर से। किससे अधिक क्रियाशील है? कॉपर से। तो जिंक क्या करेगा? जिंक यहाँ क्या क्रियाशील, मतलब बहुत ही ज़्यादा जल्दी अभिक्रिया कर लेता है। तो जिंक है जो कॉपर से जल्दी अभिक्रिया करता है, तो कॉपर को यहाँ से हटा देगा, और जिंक है जो खुद सल्फेट के साथ मिल करके और हम हाँ क्या बना देगा? जिंक सल्फेट बना देगा। सल्फेट बना, यहाँ पर ही तो कुछ और था, यहाँ तो सल्फाइड था, ऐसा तुमको याद आ रहा है, बट ये अलग कहानी था जिसमें गैस नहीं कर रहे थे। और इसमें है जो जिंक सल्फेट हुआ था और कॉपर यहाँ से अलग हो गया। ठीक है, इसमें अपक्षेप बनता है। प्लस में क्या बन जाएगा? प्लस में बन जाएगा हमारा कॉपर। क्या यहाँ पर ही जरा एक बार पढ़ के देखो। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में आघूर्णन से ही पदार्थ का निर्माण होता है जो विलयन से पृथक होकर नीचे बैठ जाता है, तो उसको अपक्षेप कहते हैं। क्या हो सकता है? अपक्षेप में कुछ भी हो सकता है जो कि नीचे बैठ जाए। अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ भी नीचे बैठ गया तो वो अपक्षेप कहा जाएगा, है कि नहीं? पानी में रेत को घोलते हैं, रेत नीचे बैठ जाता है, अपक्षेप हो गया। क्या नहीं हुआ, अलग बात है। अपक्षेप का मतलब जरूरी नहीं है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप तुमको वायदे हम गंगा जी में फेंकें, तुम नीचे बैठ जाएगा, अपक्षेप हो गया। समझ? तो दुनिया में कोई भी चीज़ है जो अपक्षेप बन सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब देखिए जिंक है, यहाँ पर देखो, तो जिंक है जो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो जिंक क्या किया? इसको है जो कॉपर को यहाँ से हटा के जिंक सल्फेट बना लिया, प्लस में क्या बना लिया? कॉपर। कॉपर हमारा एक तरह का क्या हो गया? कॉपर हो गया अपक्षेप। क्या हो गया? अपक्षेप हो गया। क्यों? क्योंकि ये नीचे जाकर क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। ठीक है ना? तो दूसरा हमारा पहला होता है क्या चीज का बनना? गैस की उत्पत्ति होता है। दूसरा हमारा होता है अपक्षेप का बनना। ऐसे कुछ हैं एग्जाम्पल, है ना। तीसरा जो हम लोग का होता है, जिसको हम लोग कहते हैं रंग में परिवर्तन, आप लोग को पढ़ने के लिए दिया होगा, है ना, रंग में परिवर्तन। ठीक है, देखिए तीसरा जो हमारा है रंग में परिवर्तन। तो फिर इसमें भी वही बात है, मेरा बात समझना। कुछ ऐसा क्या रासायनिक परिवर्तन तो नॉर्मे में पढ़ना था, अभी थोड़े पढ़ना है रासायनिक परिवर्तन। देखिए
रंग में परिवर्तन क्या था सर? जिसमें कि कलर में चेंज हो जाए, रंग में चेंज हो जाए। तो रंग में चेंज हो जाए कहने का मतलब क्या? देखिए कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया, फिर वही बात हो जाएगा, कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसमें रंग में परिवर्तन हो जाता है। तो वो हम नहीं लिखवाते हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल आप लोग को देते हैं कि सर पोटासियम पर मैग्नेट, पोटासियम पर मैग्नेट, ठीक है। देखो पोटासियम पर मैग्नेट जो होता है वो किस रंग का होता है? बैगनी रंग का होता है। पोटासियम पर मैग्नेट बैगनी रंग का होता है। इसमें आप नींबू का रस डाल दीजिए, नींबू का रस, नींबू का कौन सा एसिड रहता है नींबू के रस में? बस सिट्रिक एसिड डाल दीजिए। सिट्रिक, इस रिएक्शन जो हम बताना चाह रहे हैं उसमें हम यही ले रहे हैं, ठीक है। बहुत सारा रंग चेंज, देखिए तो क्या होता है कि जब नींबू का रस गाड़ते हैं तो इसका धीरे धीरे बैगनी रंग है जो गायब हो जाता है। अभी आप लोग बोलिएगा कि अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना वो हमको बताइए, तो अभी हम आपको नहीं बताएंगे, ठीक है ना। क्योंकि अभी आप रासायनिक अभिक्रिया उतना पढ़वे नहीं किए, तो क्या बना जो कैसे पता चलेगा। तो इतना याद रखिएगा, बैगनी रंग क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, बैगनी रंग गायब हो जाता है, ठीक है ना। अब हरा हो जाए, भूरा हो जाए, उससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ पर ही हमको बस इतना पता है कि सर पोटेशियम परमैंगनेट को नींबू के रस में डालने पर धीरे धीरे बैगनी रंग गायब हो गया। तो रंग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो ये हमारा कुछ आपको हम बता दिए सर, अवक्षेप का बनना, रंग में परिवर्तन, गैस की उत्पत्ति किस प्रकार से होता है हम आपको क्लियर कर दिए। लिखना चाहते हैं लिखिएगा। चलिए, ताप में परिवर्तन देखिएगा सर, चौथा जो हमारा है क्या है? ताप में परिवर्तन, ठीक है। देखिए हाँ, ताप में जो परिवर्तन होता है वो दो प्रकार के हो जाता है। एक होता है उष्मा क्षेपी और एक होता है उष्मा शोषी, ठीक है। एक होता है उष्मा क्षेपी और एक होता है उष्मा शोषी। क्या होता है उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी? समझिएगा, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्रतिफल का ताप है वो बढ़ जाता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं। पीछे जा रिवीजन जरूर करके आना। तो क्या क्या जाते हैं उसको? उष्मा क्षेपी का, जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिफल का ताप, यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसका ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। वैसा रासायनिक, हाँ वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल का ताप बढ़ जाता है, जिसमें प्रतिफल का ताप बढ़ जाता है, हाँ बढ़ जाता है, उसे उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे अभी अभी बोला कि सर चूना को जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं पानी में, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? ताप बढ़ जाता है, ताप बढ़ जाता है, हाँ खोलने लगता है। कई चूना इसको बोलते हैं हम लोग, कई चूना। कई चूना को जब जाई डालिएगा तो ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। फिर उसी तरह से हम लोग का आता है, ये सब रिएक्शन पढ़ोगे जब रासायनिक अभिक्रिया बताएंगे तब, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं उष्मा शोषी। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिफल का ताप घट जाता है,
प्रतिफाई का ताप घट जाता है। घट जाता है। जैसे एक रिएक्शन आपका होगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराते हैं अमोनियम क्लोराइड से। अमोनियम क्लोराइड को कराते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड से, बेरियम हाइड्रोक्साइड से, हाँ, बेरियम हाइड्रोक्साइड से। जब आप क्रिया कराइएगा अमोनियम क्लोराइड को बेरियम हाइड्रोक्साइड से, और जिस प्रखनई वगैरह में कराइएगा तो आप देखिएगा कि ताप है जो कम हो जाता है। ताप क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बातें समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उष्मा छेपी हो गया, उष्मा शोषी हो गया, कैसे रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। एक और आपका होता है बाबू, अवस्था में भी परिवर्तन हो जाते हैं, ठीक है। चौथा तो है हमारा ताप में परिवर्तन, तीसरा है क्या? अवस्था में। अवस्था माने वही सॉलिड लिक्विड गैस जो होता है ना, उसको अवस्था कहते हैं। अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। अवस्था में परिवर्तन क्या होता है वो तो हम लोग देखते करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है जो गैस है, ऑक्सीजन है जो गैस है, इसको अभिक्रिया कराओगे तो जल बनेगा जो द्रव हो जाएगा। अवस्था में परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया, है ना, सिंपल सा है। हाँ, ठंडा करेंगे तो ठोस बन जाएगा। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिस्पर्ध का घट जाता है, मतलब सर प्रतिफल का ताप छूट गया, प्रतिफल का ताप घट जाता है, ठीक है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, कुछ रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो जाती है। पदार्थ की अवस्था भी परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तित हो क्या? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि हाइड्रोजन यहाँ एक गैस है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अवस्था में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, बट रासायनिक अभिक्रिया से भी अवस्था में परिवर्तन होता है कि नहीं। हाइड्रोजन है, यहाँ पर ही है हमारा ऑक्सीजन। एक सेकंड आराम से बोलो। हाँ, कहाँ हुआ? हाइड्रोजन को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ सर, तो एक गैस से पानी में बदला तो अवस्था परिवर्तन हुआ। हाँ, फिजिकल चलो चेंज फिजिकल बट रिएक्शन केमिकल, अभिक्रिया रासायनिक, ठीक है ना। ये हमको नहीं समझ आता है, ये दोनों कैसे मिल रहा है, दोनों एग्जाम कैसे आ रहा है? देखो चेंज और अभिक्रिया में अंतर होता है ना। पहले सुनो उसके बाद ये को। चेंज और अभिक्रिया में अंतर होता है। चेंज में जैसे कागज को जलाते हो तो कागज को जलाते हो तो भौतिक चेंज है कि रासायनिक चेंज है? रासायनिक चेंज है। कागज को फाड़ते हो और ये भौतिक रिएक्शन भी तुम लोग को लगता होगा, क्या है ना, भौतिक। देखो जो केमिकल रिएक्शन है ये कभी ऐसा नहीं कहता है कि हम भौतिक चेंज होंगे कि रासायनिक परिवर्तन होंगे। हाँ, एक चीज याद रखिए, बस सिंपल रासायनिक अभिक्रिया में यही होना चाहिए कि नए पदार्थ का निर्माण होना चाहिए, ठीक है। अब उसमें कुछ भौतिक परिवर्तन भी आपको दिखाई देंगे, कुछ रासायनिक परिवर्तन भी आपको दिखाई देंगे। इसका गुण पहले से परिवर्तित हो गया कि नहीं हो गया, तो रासायनिक परिवर्तन भी है इस दृष्टि से। तो इसका मतलब ये नहीं कि भौतिक परिवर्तन आप देख लिए तो उसको बोलेंगे कि ये भौतिक रिएक्शन है, समझ गए। अभिक्रिया जो होता है रासायनिक ही होता है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल के क्या बनता है? जल बनता है। इसको यदि देखें तो ये कौन सी अवस्था में है? गैसीय अवस्था में है। ये भी गैसीय अवस्था में है और ये है जो हमारा द्रव अवस्था। परिवर्तित हो गया ना, ये कीजिए।
अब हम लोग इसके बाद आएंगे, चले, तो रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया हम लोग पढ़िए थे, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में सारे कुछ जान गए थे, कैसे कैसे होता था। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। रासायनिक समीकरण, तो देखिए, संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहा जाता है। सुनिएगा, संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहा जाता है। क्या समझे? संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, जैसे हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H होता है। हीलियम का संकेत क्या होता है? Ag होता है। लिथियम का संकेत क्या होता है? Agi होता है। तो संकेतों यानी उसके जो संकेत है या सूत्र, जैसे वाटर का, जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। तो संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त में निरूपण यानी दर्शाया जाता है, उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो हाँ, तो सबसे पहले तो हम इसका परिभाषा देखेंगे। तो संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, सूत्रों की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहा जाता है। रासायनिक समीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? रासायनिक क्या? हाँ, रिप्रेजेंटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे देखिए, जैसे हम यहाँ पर ही कोई अभिक्रिया लिखते हैं कि हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? अभिक्रिया के फलस्वरूप जल बनाता है। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे? तो देखो, हाइड्रोजन जब भी होता है तो अणु के अवस्था में होता है, जिसको H2 कहते हैं, प्लस ऑक्सीजन जब भी होता है तो अणु के अवस्था में, जिसको O2 कहते हैं, और दोनों मिलकर क्या बना देता है? H2O। क्या बना देता है? H2O। हाँ, ये हम जानते हैं कि गलत है, बट ऐसे आप लोग समझ सकते हैं कि H2 प्लस O2 क्या बनाता है? H2O बनाता है। हम यहाँ पर ये एक चीज़ लिख देते हैं कि ये असंतुलित है, जो कि गलत है। असंतुलित है, जो कि गलत है, ठीक है। असंतुलित है, असंतुलित के कारण ये क्या है? गलत है। बट हम बस आपको इतना समझाना चाह रहे हैं कि इसी प्रकार से संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित किया जाता है, इसको रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। पहला एग्जाम्पल में हो गया। दूसरा हम देख लेते हैं, जैसे जिंक को हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, जो कि हम आपको लिखवाए थे कि नहीं? सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर क्या बन जाता था? बनता था हमारा जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन, है ना? यही बनता था ना। इसको कैसे लिखेंगे? तो देखिए, जिंक का होता है Zn और प्लस में सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4, और ये रिएक्शन करके हाँ SO4 होता है। तो यहाँ पर ही बन जाएगा जिंक सल्फेट यानी ZnSO4, और प्लस में बन जाएगा हाइड्रोजन, ये बन जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है आप लोग को? तो संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण क्या कहा जाता है? रासायनिक समीकरण कहा जाता है। और एक चीज़ आप लोग को ये चीज़ आता है कि नहीं आता, हम आप लोग से पूछ लेना चाहते हैं कि कैसे प्रोडक्ट बनता है, इसका नॉलेज आप लोग को है कि नहीं है? जैसे कि यहाँ पर ही Zn बना, यदि काहे यहाँ पर ही 2 है, ये आप लोग को पता है? क्यों प्रोडक्ट में ऐसा 2 लग जाता है? कहीं पर ये बन जाता है, यहाँ पर ही 2 नहीं है, 1 है, ऐसा नहीं पता है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को थोड़ा सा बेसिक हम पॉइंट बताते हैं, जो कि हम लोग को पढ़ना नहीं है। बेसिक हम लोग का क्लास है, अभी आप लोग को नहीं बताएंगे, हम किसी एक लेक्चर में बनाकर आप लोग को बता देंगे कि आप लोग भी रहिएगा, हम बता देंगे, ठीक है, कि कैसे
कैसे प्रोडक्ट बनता है अभी बताएंगे, तो जो हम ये चैप्टर में घुसे हुए हैं ये चैप्टर का लॉजिक जैसे तैसे हो जाएगा, जब चैप्टर गड़बड़ा जाएगा पूरा कहानी गईती सही हो जाएगा। ठीक है क्या? हाँ, हम इसको पहले आप नोट करिए या देखिए, हम अभी कोशिश करते हैं बता देने का, इसको पहले नोट करिए। देखिए अभी हम बता देते हैं थोड़ा सा बेसिक देखिए, आप लोग को ये याद होगा, ऑक्सीकरण याद है? ऑक्सीकरण संख्या नहीं याद है। ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग को नहीं याद है? अच्छा देखो, हाँ 9th में पढ़ना था, आप लोग पढ़े भी होंगे, याद होंगे, याद नहीं है अभी। जैसे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? अच्छा वैलेंसी पढ़े, वैलेंसी, हाँ। देखो तो यहाँ पर ही देखो, यहाँ पर ही हम तत्व देख लेते हैं कुछ, ठीक है, और यहाँ पर ही हम देख लेते हैं उसकी संयोजकता। देखिए तो तत्व है हमारा, जैसे कि हमारा तत्व है सोडियम का संकेत पता है ना आप लोग को, Na होता है, इसका वैलेंसी 1 होता है। जैसे पोटेशियम वैलेंसी 1 होता है, जैसे हाइड्रोजन वैलेंसी 1 होता है, ठीक है ना। और जैसे हाइड्रोजन हो गया, जैसे हमारा और कुछ बोल दो, जैसे कैल्शियम होता है, क्या होता है? 2 होता है। जैसे कि एल्युमिनियम होता है, क्या होता है? 3 होता है कि नहीं? ये जितने भी हैं हमारा पॉजिटिव तत्व हैं, यानी कि जो वैलेंसी 1 में दर्शाता है। और दूसरा चीज़ ये हम आपको बोल देते हैं सर, ये बुक का नहीं है, ठीक है, बुक से थोड़ा सा अलग का कहानी है, और ये 9th क्लास का आप लोग को पढ़ना था। निगेटिव तत्व की हम बात करें, ऋणात्मक तत्व की बात करें, और यहाँ पर इसकी संयोजकता देखें, तो देखो क्या हो जाएगा। जैसे हमारा क्लोरीन है तो क्लोरीन का -1 होता है। जैसे हमारा सल्फेट है तो देखो क्लोरीन का नाम क्लोराइड होता है, ठीक है ना, इसमें लास्ट में IDE लग ही जाता है, सब में लग जाता है ID। तो यहाँ हाँ निगेटिव वजह में, पॉजिटिव में नॉर्मल नाम ही रहता है, जैसे सोडियम है तो सोडियम, पोटेशियम है तो पोटेशियम, लेकिन इसको क्लोरीन नहीं बोलेंगे, इसको क्लोराइड बोलेंगे, ठीक है ना, क्लोराइड बोलेंगे। ये सल्फेट का होता है -2, ठीक है, हाँ भाई क्लोरीन, Cl क्लोरीन बोलेंगे, बट Cl यदि यहाँ पर निगेटिव आयंस के रूप में जुड़ेगा तो क्लोराइड बोलेंगे। और जैसे H, हाँ एक चीज़ और, इसको हम लोग बोलते हैं बाबू कार्बोनेट, क्या बोलते हैं? कार्बोनेट, याद रहेगा जी कि नामों लिखावे पड़ेगा, कार्बोनेट। अरे तुम आगे कार्बोनाइट बनेगा और क्या बनेगा? कार्बोनेट का कार्बोनेट ही बनता है, कुछ ही में नहीं बनता। कार्बोनेट इसका -2 होता है, क्या? देखो बाबू अपवाद नहीं है, इस सल्फेट है तो का सल्फाइड बन जाता है, कि सल्फेटे बनता है ना। तो ये हम पहले मेरा बात सुनो, जो तत्व के नाम है उसमें केवल DE लगता है, जैसे क्लोराइड, जैसे हाइड्रोजन का हाइड्राइड, जो तत्व है ये सब जो है वो तो पहले से ही रहबे करता है, इसके माइनस आयन को ही हम लोग कार्बोनेट कहबे करते हैं, समझा मेरा बात। फिर जैसे कि HSO4 है तो इसको हम लोग बोलते हैं बाईसल्फेट, इसका होता है -1। जैसे HCO3 है इसको हम लोग बाइकार्बोनेट बोलते हैं, इसका भी होता है -1। तो ये सब आपको तत्व का नाम याद रहेगा, तभी आपको नॉमिक मतलब कंपाउंड बनाने में आसानी होगा। जैसे देखो हमको बोला कि सर यहाँ पर जिंक का सल्फेट कैसे बना, तो देखो जिंक Zn का यहाँ पर नहीं लिखे हैं, Zn का भी होता है +2, ठीक है, Zn का +2 होता है। और क्या? हाँ फेरिक फेरस 2 को होता है। और देखो अभी हम उसको नहीं बताना चाह रहे हैं, पूरा बोर्ड भर जाएगा केवल वैलेंसी से, समझ में आया? 9th क्लास थोड़ा सा देख लीजिएगा तो ज़्यादा फायदा करेगा। जिंक हो गया, बाय द वे जिंक है, नीचे सल्फेट है, ठीक है। अब जिंक है तो जिंक का क्या होता है वैलेंसी? जिंक का वैलेंसी +2 होता है, और सल्फेट का वैलेंसी क्या होता है? -2 होता है। तो ई से ही कट गया, तो Zn/SO4, 2 से 2 काट दो, 1/1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो ZnSO4, क्या नाम हो जाएगा इसका? जिंक सल्फेट। अरे हम तुमको 100 बार चीख के बोले कि जो ऐसे है तत्व रहेगा निगेटिव आयन में, उसी में ID लगेगा, क्लोराइड लगेगा, और इसमें जो नाम रहेगा वही रहेगा। किसका? माइनस हट जाता है बाबू, चिन्ह हट जाता है, चिन्ह नहीं खाता है, बट हम चिन्ह हम आपको इसलिए बताएं कि ये जो निगेटिव वजह रहता है वो बाद में रहेगा, पॉजिटिव वजह रहता है जो पहले रहेगा। समझ में आया बात?
इसे ही हम चिन्ह बताएं। अरे निगेटिव का रहता है जो बाद में रहेगा, पॉजिटिव का पहले रहेगा, पॉजिटिव बजा ऊपर, निगेटिव बजा नीचे, ऐसे होता है कैंचिया गुना, इसी ही हम आपको चिन्ह बताएं। समझ गए? और ऐसे कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है, समझ सकता है। सर उसको Zn बराबर हो जाएगा सर SO4 Zn बराबर माइनस SO4। हाँ ऐसे बोल रहा, फिर उसके बाद ये लगा प्लस। मैथ पढ़ रहे हो? ये बोल रहा मैथ पढ़ रहे हो? मैथ ही नहीं है, इसको इससे किए Zn आ गया और इंटूए में लिखा था, इसको इससे किए SO4। गणित हो रहा है जी, जो बराबर ऊपर कर दोगे। समझ गया बात? और देखो ये हम बस इतना कहना चाह रहे हैं कि इसका वैजेंसी इसके नीचे आ जाता है और इसका वैजेंसी इसके नीचे आ जाता है। जैसे देखो यहाँ पर हम एक बताते हैं, हाइड्रोजन है और ये SO4 से अभिक्रिया किया था। SO4 हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो ऊपर रहेगा और SO4 निगेटिव है तो कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। इसका वैजेंसी इससे गुना में हो जाएगा और इसका वैजेंसी इससे गुना में हो जाएगा। बस हम ये कहना चाह रहे हैं, मैथ नहीं पढ़ो यहाँ पर, ठीक है? इसको इससे गुना किया तो इसका वैजेंसी ये आ गया और इसका वैजेंसी ये H2SO4 हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको एक कॉमन नाम है सल्फ्यूरिक, या इसको हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? हाइड्रोजन सल्फेट। तो आप लोग को शॉर्ट में हम बता दिए कि ये कैसे बनता है, यहाँ पर ही टू वगैरह जो समस्या नहीं हो। आप लोग को ज़्यादा विस्तार से देखना है 10th क्लास 9th क्लास का पूरा वैजेंसी देख लीजिएगा, उसको इस तरह से आप लोग को कितना लोग जो पढ़े होंगे नौमा में उनको याद भी आ गया होगा, ठीक है? तो चलिए लिखिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। चलिए रासायनिक समीकरण लिखने का नियम में हम लोग देखें, देखो 2-3 नियम होता है। सबसे पहला नियम ये होता है कि अभिकारक को समीकरण, देखना बोर्ड पर, अभिकारक को समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारक ऐसा एकदम तड़ाक मारेंगे ना, जिसको जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है उसको अभिकारक कहते हैं। एक मिनट, है ना? नींद में मत रहा कर रहे। दूसरा, प्रतिफल को समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है। याद रखिएगा, अभिकारक को दोनों बाईं ओर लिख दिए, दाईं ओर। यानी अभिकारक को लिखा जाता है बाईं ओर और प्रतिफल को लिखा जाता है दाईं ओर। फिर और तीसरा, दो अभिकारकों या प्रतिफलों के बीच जोड़ का चिन्ह दिया जाता है, जोड़ का चिन्ह। क्या? हाँ, का नहीं, मतलब हम बोल रहे हैं दो के बीच में हमेशा जोड़ का चिन्ह बनेगा। ओहो, दो गो मतलब कि जैसे देखो, एगो Zn है प्लस CO3 है प्लस में यहाँ पर H2 कुछ भी है, तो ये दो के बीच में प्लस, ये दो के बीच में प्लस, ये कहना चाह रहे हैं दो अभिकारकों या प्रतिफलों के बीच जोड़ का चिन्ह दिया जाता है। अभिकारक यदि एक से ज़्यादा है तो उसके बीच में प्लस का चिन्ह देंगे, या प्रतिफल भी एक से ज़्यादा है तो उसके बीच में क्या चीज़ का चिन्ह देंगे? प्लस का चिन्ह देंगे, ठीक है? चौथा, अभिकारकों एवं प्रतिफलों के बीच तीर का चिन्ह दिया जाता है, जो अभिक्रिया की दिशा को बताता है, जो अभिक्रिया की दिशा को बताता है। देखो यहाँ समझो, क्या चीज का चिन्ह दिया जाता है? तीर का चिन्ह दिया जाता है जो अभिक्रिया की दिशा को। बाय द वे मानियो कि A प्लस B कोई अभिकारक है
ए प्लस बी कोई अभिकारक है, अभिक्रिया करके सी प्लस डी बनाया, यस सर। ये हो गया अभिकारक और ये हो गया प्रतिफल। क्या हो गया? प्रतिफल। अब यहाँ पर ही देखना, अभिकारक है, दो गो अभिकारक है, दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह, दो गो प्रतिफल है, दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह दिया जाता है। बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है? और ई है जो अभिक्रिया के दिशा को बताता है, जो तीर का चिन्ह है, ये बताता है कि ए प्लस बी मिल के सी प्लस डी बन रहा है, ना कि सी प्लस डी मिल के ए प्लस। जैसे हम एगो देखो, तुमको हम ऐसा बताते हैं, जैसे N2 प्लस H2 है, N2 प्लस H2 ये बनता है NH3। हम पूरा बैलेंस इक्वेशन अभी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, संतुलित नहीं लिख रहे हैं, NH3 बनता है। तो ये जानते हो, ये इससे ए भी बनता है और इससे ए भी बनता है, तो इसमें दोनों ओर तीर का चिन्ह होता है। मतलब कि N2 और H2 मिल के अमोनिया भी बनता है, और जैसे ही अमोनिया बनता है फिर दोबारा N2 और H2 भी बन जाता है टूटकर, तो इसमें दोनों ओर तीर का चिन्ह हो गया। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बात आप लोग याद रखिएगा कि ये हमारा फॉर्मेट होता है रासायनिक अभिक्रिया लिखने का। कोई दिक्कत तो बोलो, समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, एक चीज़ और, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये पूरा आप लोगों को कहानी समझ में आ गया। अभिकारकों के समीकरण के बाईं ओर लिखते हैं, अभिकारक को बाईं ओर और प्रतिफल को दाईं ओर लिखते हैं। दो अभिकारकों या प्रतिफलों के बीच में क्या दिया जाता है? जोड़ का चिन्ह, और एक तीर का चिन्ह होता है जो कि अभिक्रिया के दिशा को बताता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि सर रासायनिक अभिक्रिया होते, रासायनिक समीकरण होते हैं जो कितने प्रकार के होते हैं? तो रासायनिक समीकरण के हम, हाँ वो अलग है, वो अलग है, वो हम आगे बताएंगे आप लोगों को कि रासायनिक अभिक्रिया को और रासायनिक समीकरण को और अच्छा करने के लिए कैसे किया जाता है, वो संतुलन में भी पढ़ना है, एक और बेनिफिशियल बनाने के लिए भी, जो नीचे जी लगता है, एक क्यू लगता है, वो सभी बताएंगे। थोड़ा सा धीरे से रखो ना, पूरा क्या है ना, चैप्टर पढ़ा दें, उसके बाद हमसे कुछ भी पूछना डाउट नहीं रहेगा। तो हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण के प्रकार, तो रासायनिक समीकरण जो होता है जनरली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, और एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या? देखिए हाँ, तो संतुलित समीकरण होता है और एक क्या होता है? असंतुलित समीकरण होता है। ये नोट करिए, उसके बाद हम दोनों का परिभाषा देखेंगे। पहले हम असंतुलित समीकरण को समझेंगे, फिर संतुलित को समझेंगे। तो असंतुलित समीकरण किसको कहते हैं भैया? वैसा समीकरण जिसमें दोनों ओर तत्वों की परमाणुओं की संख्या, जिसमें दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। क्या कि असंतुलित पढ़ रहे हैं ना, समान नहीं होती है, नहीं होती है। पहले हम असंतुलित ही पढ़ते हैं, ठीक ना, उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं, असंतुलित समीकरण कहते हैं, ठीक है, उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज समझिए, जैसे कहने का मतलब सर, जैसे देखिए H2 प्लस O2 बाय द वे बना H2O, ये एक समीकरण हम लिखें। यदि आप देखें तो इधर इस साइड बीच से हम लाइन खींच देते हैं। इधर अब बात करें तो हाइड्रोजन की संख्या कितना है बाबू? 2 है, और हाइड्रोजन की संख्या 2 है, और ऑक्सीजन की संख्या भी कितना है? ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2 है ना, परमाणु की बात करें। इधर हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या क्या है? 2 है, ठीक है, बट ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 1 है। अब सोचो कि ऐसा चाहिए, तो ये कौन सा समीकरण हो गया? सबसे पहली बात ये हमारा हो गया असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण। कोई दिक्कत तो बोलो, असंतुलित समीकरण। बट एक बात और है कि असंतुलित समीकरण को कभी भी नहीं लिखा जा सकता। क्यों?
क्योंकि देखो संतुलित समीकरण, देखो यहां पर ही हम एक चीज लिखते हैं, असंतुलित समीकरण गलत होता है, हमेशा गलत होता है। क्यों सर? देखो जरा, इधर 2 गो हाइड्रोजन था, इधर 2 गो हाइड्रोजन, इधर 2 गो ऑक्सीजन था, 1 गो ऑक्सीजन कैसे हुआ? 1 गो कहां गया? हमको पता है कि पदार्थ का ना तो निर्माण होता है ना ही नाश होता है। हम किस में पढ़े हैं? पदार्थ के नश्वरता के नियम में। पदार्थ का ना तो निर्माण होता है ना तो क्या होता है, नाश होता है। और जब पदार्थ का ना तो निर्माण होता है ना नाश होता है, तो इधर 2 गो ऑक्सीजन से 1 गो ऑक्सीजन कैसे होगा? 1 ऑक्सीजन का नाश हो गया, गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना गलत। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि असंतुलित समीकरण गलत है, क्योंकि यह पदार्थ की अनस्वरता के नियम क्योंकि यह पदार्थ के अनश्वरता के नियम का पालन नहीं करता, अनश्वरता के नियम का पालन नहीं करता है। पदार्थ के अनश्वरता का नियम का पालन नहीं करता है। अनश्वरता का नियम क्या था? एक बार जरा देख लेते हैं इस चीज को। अनश्वरता का नियम क्या था? अनश्वरता का नियम था, अनश्वरता का नियम क्या था कि पदार्थ का ना तो निर्माण होता है और ना ही इसका नाश होता है। पदार्थ का ना तो निर्माण होता है और ना ही इसका नाश होता है, और ना ही इसका नाश होता है। याद रखिएगा, पदार्थ के अनस्वरता के नियम में क्या कहा गया? पदार्थ का ना तो निर्माण होता है और ना ही इसका क्या होता है, नाश होता है। समझ गए? और ये पदार्थ के अस्वरता के नियम का पालन नहीं करता है, इसीलिए आपको कहीं भी असंतुलित समीकरण लिखा हुआ रह जाए तो क्या हो जाएगा? गलत समीकरण हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब हम लोग बात करते हैं सर संतुलित समीकरण क्या होता है। संतुलित समीकरण देखिए, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। क्या बोलेंगे? वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान होती है। तत्वों के लिखिएगा, परमाणुओं की संख्या समान। समान होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। हाँ, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। याद रखिएगा, उसे क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए ना सर, इसी को हम करते हैं, H2 + O2 है और यहाँ पर ही हो गया H2O। हमेशा याद रखना ना कि इधर के गो समीकरण है, इधर के गो हाइड्रोजन है 2 गो, इधर के गो है 1 गो, सॉरी इधर 2 गो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इधर 2 गो है, इधर ऑक्सीजन 1 गो है। तो जब भी इसको गुना करोगे ना, याद रखना, जब भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करोगे तो यहाँ पर ही 2 नहीं लगा सकते हो, तुमको आगे में ही गुना में ही लगाना है। तो यहाँ पर ही 2 लगा दो। क्या? हाँ, जिस हाथ से खाना खाते जी, इतना भावुक हो जाता है ना, इधर आता इधर आता। ठीक, कौन भैया? अच्छा ठीक। इतना भावुक हो जाता है ना कुछ भी। यहाँ देखो, खाए भी दाएं भैया तो नहीं समझा कि दूसरा है जो बाएं है। यहाँ देखो H2 + O2 क्या है? 2H2O बना,
तो यहाँ पर ही हम लोग को जो भी करना है, जैसे कि ऑक्सीजन क्या है, इधर 2 गो है, ऑक्सीजन इधर 1 गो है, तो ऑक्सीजन को हमको 2 करना है, तो यहाँ पर ही ना तो तुम 2 से गुना कर सकते हो ना यहाँ जो है उसके आगे प्रोडक्ट के आगे, तो ये यहाँ पर ही 2 से गुना किए, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन ये भी 2 हो गया ना, क्या कि पूरा में गुना हो गया। बट अब हाइड्रोजन हो गया 2 दूना 4, और यहाँ हाइड्रोजन के गो है 2 गो, तो इसके आगे भी 2 जगह दो, हो गया कि नहीं। तो इसमें दोनों और देखो, इसमें देखो, तो इधर हम लोग देखेंगे सर O2 में हाँ और O2 में अंतर है क्या, O2 में और 2 में 2O में हाँ अंतर है। देखो O2, सुनो मेरा बात, O2 कहने का मतलब कि ये क्या हुआ है ना कि ऑक्सीजन के 2 गो परमाणु आपस में मिल के ऑक्सीजन के एगो अणु का निर्माण कर रहे हैं, ये O2 है, यानी O2 है जो ऑक्सीजन का एक अणु है, और 2O है जो क्या है, ऑक्सीजन का केवल 2 गो परमाणु है, दोनों मिल के अणु वगैरह का निर्माण नहीं किया है। कहाँ 2O हो जाएगा, हाँ उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये O2 है यानी कि एगो ऑक्सीजन का अणु है जिसके अंदर 2 गो ऑक्सीजन के परमाणु है। अरे O2 का मतलब कुछ हुआ, हाँ, और एगो ऑक्सीजन का अणु है जिसमें 2 गो ऑक्सीजन के परमाणु है, और यहाँ पर ही 2 गो ऑक्सीजन का परमाणु है, बट दोनों और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितना है, 2 ही है। समझ गया ना मेरा बात। तो हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 दूना 4 4, ऑक्सीजन इधर कितना है, ऑक्सीजन कितना है जी, ऑक्सीजन हमारा 2 है, इधरों बात करो तो हाइड्रोजन हमारा 4 है, ऑक्सीजन हमारा कितना है 2। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो अब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे संतुलित समीकरण पर अच्छा खासा, तो इसको पहले लिखिए जाइए। चलिए, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का 2 विधियां हैं, हो गया। एक है अनुमान द्वारा संतुलित करें, अभी जो हम संतुलित कर रहे थे, अभी हम संतुलित किए थे, पीछे हमें असंतुलित था उसको संतुलित किए थे, तो अनुमान विधि है। और दूसरा है जो हमारा है ऑक्सीकरण विधि, ठीक है, ऑक्सीकरण द्वारा संतुलित विधि। तो ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा तब हम इसको बताएंगे। आपको हम ये बताने वाले हैं अनुमान द्वारा। तो हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं सर, हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं अनुमान द्वारा संतुलन विधि, अनुमान द्वारा संतुलन विधि, ठीक है। इसको जरा सा समझते हैं। देखिए हम 1-2 को क्वेश्चन लेते हैं, उसको आपको संतुलित करने के देते हैं। क्या रसायन, क्या असंतुलित, बस उतना ही था, कहानी खत्म। वो गलत था ना, वो सही नहीं है, वो गलत है। तो संतुलित हम लोग करना सीखेंगे, ठीक है। देखिए एक है हमारा रिएक्शन दिया हुआ है, एक रिएक्शन है हमारा पहला क्या, Mg + HCl, Mg + HCl, और ये अभी रिएक्शन के बाद हमारा बना MgCl2, ठीक है। ये हमारा है, इसको हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस, यानी संतुलित करना है। तो संतुलित कैसे करें जरा सोचते हैं। तो इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों ओर लिख लेते हैं, ठीक है ना, दोनों ओर लिख लेते हैं। ये हो गया, इधर अभिकारक लिख लेते हैं, अभिकारक, और इधर लिख लेते हैं प्रतिफल, ठीक है। अब देखिए इधर लिख लेते हैं तत्व, और इधर लिख लेते हैं संख्या, फिर यहाँ पर लिख लेते हैं तत्व, और इधर लिख लेते हैं संख्या। देखिए अभिकारक साइड हम देखें तो अभिकारक साइड मैग्नीशियम की संख्या कितना है, 1 है, और हाँ, और हाइड्रोजन की संख्या भी कितना है, 1 है, ठीक है। और क्लोरीन की संख्या भी क्या हुआ, क्या क्या HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाँ, क्या कि हम गिन रहे हैं ना, गिनती कर रहे हैं, तो आज ना करेंगे। चलिए यहाँ पर हम देखें तत्व का नाम मैग्नीशियम, फिर हाइड्रोजन, फिर क्लोरीन। तो कितना है भाई मैग्नीशियम का, इधर संख्या देख लो 1 है, क्लोरीन का संख्या कितना है, 2 है, हाइड्रोजन का संख्या कितना है, 2 है। अब यहाँ पर ही समझो, यानी कि हमको इधर
हाइड्रोजन की संख्या 2 होना चाहिए और क्लोरीन की संख्या 2 होना चाहिए अभिकारक साइड। कोई दिक्कत तब हो जाओ। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हम नीचे थोड़ा सा करते Mg का Mg, H हाइड्रोजन भी 2 होना चाहिए, क्लोरीन भी 2 होना चाहिए, तो आगे 2 जगह देते हैं इसके, है ना, बराबर हो गया MgCl2 और प्लस क्या मिल क्या बनता है, ये पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा जितना पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। तो Mg प्लस 2HCl क्या बन जाएगा, MgCl2 प्लस में क्या हो जाएगा H2। यहाँ पर ही 2 जगह दिए काहे जा, ताकि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों 2 हो जाए। कोई दिक्कत है? तो हम हर एक बार इतना चार्ट नहीं बनाएंगे, हम आपको डायरेक्ट समझाएंगे, ठीक है ना। दूसरा हम क्वेश्चन में आते हैं। हाँ तो ये असंतुलित था, उसको संतुलित किए, तो ये एक प्रकार का क्वेश्चन है ना, हो गया। दूसरा हम देखें कि है हमारा AaCl3, देखिए AaCl3 प्लस CaOH2 रिएक्शन हुआ, हाँ हाँ, और यहाँ पर ही हो गया AaOH3 CaCl2, AaOH3 CaCl2। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? ठीक। अब सोचो कि इधर एल्युमिनियम के गो है, एगो है, इधर भी एल्युमिनियम के गो है, एगो है, इधर क्लोरीन के गो है 3 गो, इधर 2 गो है। अब सोचो एगो है 3 और एगो है 2, उसको तुम बराबर कैसे करोगे, है ना। एने इसको 3 से कर देंगे या इसको 2 से कर देंगे, हाँ, एने बजा 3 है, एने बजा 2 है, तो एने बजा को 2 से कर देंगे, एने बजा को 3 से कर देंगे। और ऐसे भी एक चीज तुम्हें को बताते हैं, कहीं पर भी संख्या विषम हो तो उसको सम करने का कोशिश करिएगा। यहाँ पर क्लोरीन की संख्या विषम है तो आगे 2 से गुना कर देंगे, सम हो जाएगा। और यहाँ पर अब क्लोरीन के गो हो गया 3 दूनी 6 गो, और यहाँ पर क्लोरीन के गो है, यहाँ पर क्या कर दें, इसको 3 कर देते हैं, 3 दूनी 6 क्लोरीन इधर हो, 6 क्लोरीन इधर हो, बट क्लोरीन तो 6 गो हो गया, बट एल्युमिनियम गड़बड़ा गया, एल्युमिनियम इधर 2 हो गया, इधर के गो है 1 गो है, तो यहाँ भी 2 जगह देते हैं। अब एल्युमिनियम भी ठीक हो गया, क्लोरीन भी ठीक हो गया ना। अब है एल्युमिनियम इधर 2 गो था, आगे 2 जगह दिए, तो एल्युमिनियम भी 2 गो हो गया, क्लोरीन भी 6 गो हो गया, इधर कैल्शियम के गो है, इधर कैल्शियम 3 जगह दें, ठीक है। अब देखो तो अरे OH छोड़ो ना तुम, क्लोरीन कैल्शियम दोनों और के गो हो गया, 3 गो हो गया, O को अलग H को अलग काउंट करो, तो O इधर के गो है, 2 गो नहीं, पूरा 2 गो है तो 6 गो हो गया ना। अरे पूरा OH के गो है 2 गो, यानी 2 गो ऑक्सीजन है, 2 गो हाइड्रोजन, और यहाँ आगे 3 आ गया, यानी 6 गो ऑक्सीजन है, 6 गो, और इधर भी आ गया, तो देखो 3 दूनी 6 गो हाइड्रोजन, 6 गो ऑक्सीजन। अब दोनों में बराबर हो गया, समझ में कोई दिक्कत है? चलिए तीसरा हम लोग देखें, आप लोग को करने के लिए देते हैं, करिए। हम आपको 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं आप लोग को करने के लिए, ठीक है। आज बुक बंद करिएगा, क्या कि बुके में से दे रहे हैं, छापिएगा नहीं, ठीक है। हम आपको ऐसे और भी इसको कराएंगे, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री से भी आपका क्वेश्चन कराएंगे। ये सभी समीकरण को संतुलित करिए, ठीक है। तो ये कीजिए फटाक से, संतुलित करिए इसको, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करें, देखिए इधर Fe 1 है, इधर Fe कितना है सर 3 है, तो यहाँ पर ही हम लोग जनरल ये 3 लगा देंगे,
3 जगह दिए, ठीक है। हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 1 है, ऑक्सीजन इधर 4 है, तो यहाँ पर ही 4 जगह देंगे, ऑक्सीजन हो जाएगा 4 को, इधर ऑक्सीजन 4 है, बट हाइड्रोजन हो गया 4 दूनी 8, इधर है 2, यहाँ पर ही भी 4 जगह देते हैं, 4 दूनी 8, कोई दिक्कत है इसमें नहीं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ही, और यहाँ पर ही देखिएगा तो के इधर 1 है, के इधर 1 है, सी एच इधर 2 है, सी एच इधर 1 है दोनों तरफ, ऑक्सीजन इधर 3 है इधर, तो हम सबसे पहले बोले थे कि और को इवन बनाइए ना, तो ये हो गया ऑक्सीजन 3 दूनी 6, तो यहाँ पर ही 3 जगह दो, 3 दूनी 6, बट यहाँ पर ही के भी 2 हो गया, सी एच भी 2 हो गया, तो आगे क्या जगह दोगे, 2 जगह दोगे, बोलिए कोई दिक्कत है। ऑड रहे तो उसको इवन में कर देना, जैसे कि 3 यहाँ ऑड था ना, तो उसको इवन में कर देना, नहीं अब एक कुक रहे तो कहीं नहीं बनेगा, बन सकता है यार, उतना मतलब, अरे उसको करना नहीं तो नहीं बनेगा, दोनों और हो जाता है तो अच्छी बात है। अल्युमिनियम इधर 1 गो, अल्युमिनियम इधर क्या गो है, 2 गो है, 2 कर देंगे, हाइड्रोजन इधर 2 गो है, इधर 2 गो है, मगर SO4 इधर 3 गो है, और अरे एस है 3 गो और ऑक्सीजन है 4 गो, और इधर है जो एस है 1 गो, ऑक्सीजन है सॉरी ऑक्सीजन है 12 गो, एस है 3 गो, और इधर है जो, तो यहाँ पर ही क्या करते हैं 3 से गुना कर देते हैं, देखो एस 3 गो हो गया और ऑक्सीजन 4 3 12 गो हो गया ना, क्या दिक्कत है। और यहाँ पर हाइड्रोजन 6 हो गया, तो यहाँ पर ही 3 कर देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत है इसमें। तो आप लोग ऐसा, हम नेक्स्ट क्लास में और आपको संतुलित पर क्वेश्चन कराएंगे। तो आज के इतना ही रखते हैं, पढ़ते रहिए सब अच्छे से, ठीक है, और पूरी प्रिपरेशन से रिवीजन से तैयारी करिए, क्योंकि इस बार आप लोग का 10th है, जुर्म से जंग जारी है, अब आप लोग की बारी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं,